बीसीसी बरबीघा के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग के समक्ष कल हम अधिगम का पार्ट 1 वीडियो लाए थे, जिसमें आप लोगों को अधिगम क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार अधिगम की क्या परिभाषाएं दी गई और उसके क्या पक्ष थे, क्या विधियां थी, प्रकार, सभी के बारे में हमने और विशेषता के बारे में हमने पार्ट 1 में वर्णन किया था। ओके, चलिए तो हम लोग को आज जानना है अधिगम के पार्ट 2, अधिगम का पार्ट 2 वीडियो आज है, जिसमें हम लोग को जानना है अधिगम में आपको क्या क्या जानना है तो वो समझिए। अधिगम में आज हम लोग को जानना है, कल हम एक टॉपिक के लेकर के छोड़े थे, अधिगम का वक्र जानना है, कर्व ऑफ लर्निंग। अधिगम के वक्र के बारे में हम लोग को जानना है। आज हम लोग जानेंगे अधिगम का वक्र, ठीक है। और यहाँ से समझिए कि हमारा शैक्षिक महत्व भी स्टार्ट हो जाता है कि बच्चों में यदि हम किसी चीज़ को सिखाते हैं तो उसका क्या इम्पोर्टेंस रहता है, तो अधिगम का वक्र ये स्पष्ट कर देगा। उसके बाद आज हम लोग जानेंगे कि अधिगम के सिद्धांत, दो सिद्धांत हम लोग जानेंगे, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। दो सिद्धांत के बारे में जानेंगे, फिर दोनों में अंतर जानेंगे, वो दोनों क्या बातें कहता है। फिर हम लोग जानेंगे कि अधिगम के आपको व्यवहारिक सिद्धांत में व्यवहारिक सिद्धांत है क्या, उसमें कितने लोग, कितने वैज्ञानिक का क्या क्या रहा है ना। तो ये हम आज जानेंगे, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग को मुख्य रूप से फर्स्ट सिद्धांत, उसके नियम तक आना है। ओके, ठीक है सर, चलिए आइए। तो आज हम लोग को जानना है अधिगम के वक्र। तो मेरा जो टॉपिक है अभी का, अधिगम का वक्र, हमने टॉपिक नेम क्या दिया, अधिगम का वक्र। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी कर्व लिया जाता है, जब भी किसी का वक्र लेते हैं, या जब भी हम किसी के बिटवीन ग्राफ लेते हैं, हमेशा उसमें 2 वेरिएबल रहना है, ठीक है। उसमें दो हमेशा बदलने के, मतलब एक के सापेक्ष दूसरा बदलता हो। तो सर अधिगम के वक्र में किसके किसके बीच ग्राफ खींचा जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, हम एक बार बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा और अधिगम को पूरा करने में लगा समय, अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के बीच जो एक रेखांकित खींचेंगे, उसके बीच, दोनों के बीच हम जो एक ग्राफ एनालिसिस करेंगे, वही कहलाएगा अधिगम का वक्र। तो हम इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर अधिगम की मात्रा तथा अधिगम में लगने वाले समय के मध्य, ठीक है, परस्पर बंधन हो, बॉन्डिंग हो, बंधन हो, उसे रेखांकित करने पर जो कर्व को हिंदी में क्या कहते हैं, वक्र, जो कर्व प्राप्त होता है, ठीक है, या जो रेखा प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, अधिगम का वक्र कहते हैं, अधिगम का वक्र कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या मेन चीज है। तो सबसे पहला है अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा एवं अधिगम में क्या, लगने वाले समय के बीच जो हमारा बंधन होगा, उसको रेखांकित करने पर जो मेरा कर्व प्राप्त होगा, वही कहलाएगा अधिगम का वक्र। कहने का यहाँ पर आशय हुआ कि अधिगम के वक्र में दो चीजों का उल्लेख हुआ, किसका किसका, तो एक होगा अधिगम की मात्रा और दूसरा होगा अधिगम में लगने वाले समय। तो एक हम लोग देखेंगे अमाउंट ऑफ लर्निंग, बच्चा कितना सीखा है और उसको सीखने में कितना समय लगा है, तो उन दोनों के बीच जो हमारा कर्व प्राप्त होगा, वही कहलाएगा अधिगम का वक्र कहलाएगा। स्पष्ट है सर, स्पष्ट है सर। चलिए इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। तो सर अधिगम का वक्र का परिभाषा तो आप दे दिए,
ये कितना प्रकार का होता है? तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वक्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ कर्व, वक्र के प्रकार। पहला हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखीय अधिगम वक्र। पहला हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखीय अधिगम वक्र। कभी कभी ऐसा भी पूछता है, इसका उपनाम भी पूछता है कि सरल रेखीय अधिगम वक्र को एक दूसरे किस नाम से जानते हैं? देखिए, इसको हम लोग निष्पादन वक्र भी कहते हैं, याद रखिएगा। कौन सा वक्र? निष्पादन वक्र। या इसको हम लोग कहते हैं समान उपलब्धि वक्र। क्यों कहते हैं बताते हैं हम लोग, समान उपलब्धि वक्र। तो इसको दो नाम से जाना जाता है, निष्पादन वक्र और समान उपलब्धि वक्र। होता क्या है समझिए, सरल रेखीय, आप जब भी कभी मैथ पढ़े होंगे या गणित पढ़े होंगे तो मैथ्स में आपको बताया गया होगा कि सरल रेखा तभी प्राप्त होता है जब वह क्या करता है, जिन दो के बीच आप ग्राफ खींचते हैं उन दोनों के बीच समान अमाउंट में लिया जाता है। देखिए, इसीलिए कहा गया समान उपलब्धि। मतलब उपलब्धि मतलब क्या, उसको प्राप्त हुआ है। कहने का अर्थ हुआ कि समान समय अंतराल में समान आपका उसका अधिगम की मात्रा है। मतलब जितना 1 घंटा मान लीजिए 1 लेसन बच्चा याद किया, 2 घंटा में 2 लेसन, 3 घंटा में 3 लेसन, 4 घंटा में 4 लेसन। तो यहाँ हम टाइम पीरियड के अनुसार अमाउंट ऑफ लर्निंग भी क्या देख रहे हैं, समान देख रहे हैं। तो अर्थात वह समान उपलब्धि वक्र होगा। उसी को साइकोलॉजी वर्ड में कहते हैं निष्पादन वक्र भी। और वो हमारा जो वक्र कहलाएगा कैसा, सरल रेखीय अधिगम वक्र। यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारा कर्व होगा सर वो कैसा होगा, लीनियर होगा, है ना, सरल रेखीय होगा। तो सर इसका ग्राफ बनाइए। बिल्कुल बनाते हैं जी। ये देखिए, ग्राफ हमेशा 2 एक्सिस के बीच लेना चाहिए, है ना। ये हम वाई एक्सिस से ले लेते हैं और ये हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं। और ये क्या है, ऑरिजिन है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। ये एक्स एक्सिस में हम लोग ले लेते हैं समय इन आवर। मतलब किसमें हमने समय लिया, घंटा में लिया, ठीक है, दिख रहा है? यस सर। और हम वाई एक्सिस में ले लेते हैं अधिगम की मात्रा, है ना। वाई एक्सिस में हमने क्या लिया, अधिगम की मात्रा, ठीक है सर। चलिए ये ले लेते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। सीखने का अमाउंट ले लेते हैं 1, 2 यूनिट ले लिए हैं, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। स्पष्ट है? तो क्या हो रहा है, बच्चा 1 घंटा में 1 अध्याय याद कर रहा है। मतलब कि इसका जो पॉइंट होगा कहाँ होगा, इसका पॉइंट होगा यहाँ पर, है ना। फिर 2 घंटा में 2 अध्याय। मतलब ये हो गया कि ये हमारा जो पॉइंट होगा ये किसके नीचे होगा, 2 के इधर और 2 के इधर, समान उपलब्धि है ना। फिर 3 घंटा में 3 अध्याय, ठीक है, मतलब ये हमारा हो गया। फिर 4 घंटा में 4 अध्याय, थोड़ा सा कर्व टेढ़ा जा रहा है मेरा लगता है। फिर 5 घंटा में 5 अध्याय, 5 घंटा में 5 अध्याय। तो यहाँ पे देखिए डॉटेड पॉइंट, यहाँ उपलब्धि का जो बिंदु है कौन सा है, यही बिंदु है ना, यही बिंदु है सर। हम तो समझ गए सर कि ये बिंदु बता रहा है कि 1 घंटा में बच्चा 1 अध्याय सीख रहा है, 2 घंटा में 2 अध्याय, 3 घंटा में 3 अध्याय, 4 घंटा में 4 अध्याय, 5 घंटा में 5 अध्याय, समान उपलब्धि हो रहा है। तो इन डॉटेड बिंदु को क्या करिए सर, मिला दीजिए। इन डॉटेड बिंदु को मिला दीजिए, है ना। तो मिला देने पर कैसा प्राप्त हुआ सर, आप ही बताइए। ये कर्व जो प्राप्त हुआ कैसा प्राप्त हुआ, सरल रेखा, ठीक है। अर्थात ये हम देखें इसको इस रूप में कि सर ये कर्व कैसा प्राप्त हुआ। यदि हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये हमारा कैसा प्राप्त हुआ, सरल रेखीय अधिगम वक्र, है ना। तो ये क्या बतला रहा है, देखिए क्या बतला रहा है, फिर से आइए समझिएगा। हमने एक एक्सिस एक्स लिया और एक एक्सिस वाई लिया। एक्स में हमेशा किसको लेते हैं, समय को, और वाई में अधिगम की मात्रा। समय किस में लिए हम, घंटा में लिए, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है,
1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। कर्व आप लोग अच्छा से खींचिएगा, ठीक है। और ये अधिगम की मात्रा यूनिट में लिए, 1 यूनिट सीखा, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। तो देखिए ये कब होता है, जब समान समय अंतराल में समान उसकी अधिगम की मात्रा हो, है ना। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज नोट याद रखिएगा, इसमें आप याद रखिएगा कि समय और हमारा क्या मात्रा, समय मतलब अधिगम में लगने वाला समय, मात्रा मतलब अधिगम कितना उसको सीखा, वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। मतलब बच्चा जो है समान समय अंतराल में समान उसकी उपलब्धि मिलती है, अर्थात समान वह अधिगम प्राप्त करता है, इसलिए उसको कौन सा ग्राफ कहते हैं, समान उपलब्धि वक्र या निष्पादन ग्राफ या सरल रेखीय अधिगम वक्र। सरल रेखीय क्यों कहें, चूंकि यहाँ पर यदि हम सभी बिंदुओं को मिलाते हैं जहाँ पर समान समय अंतराल में समान आपका अमाउंट ऑफ लर्निंग हुआ है, तो यहाँ से जो रेखा प्राप्त हुआ, कैसा रेखा प्राप्त हुआ, सरल रेखीय प्राप्त हुआ। स्पष्ट है ना। तो याद रखिएगा सरल रेखीय अधिगम वक्र में लिखना रहेगा, क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि जब 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 समय और जब अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के बीच खींचे गए ग्राफ में यदि समान समय अंतराल में समान अधिगम की मात्रा हमें प्राप्त होती है, तो उस ग्राफ को कहते हैं सरल रेखीय अधिगम वक्र या निष्पादन वक्र या समान उपलब्धि वक्र। और वहाँ लिखेंगे चूंकि इसमें अधिगम के विभिन्न क्षेत्र में बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त हुआ, इसलिए इसका ग्राफ कैसा हुआ है, सरल रेखीय। तो मुख्य रूप से याद रखिएगा कि सरल रेखीय अधिगमन वक्र में समय और मात्रा दोनों आपस में क्या होता है, बराबर, मतलब बराबर समय अंतराल में बराबर आपका वो अधिगम की मात्रा होती है। स्पष्ट है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। हो गया सर। चलिए तो ये था सरल रेखीय अधिगम वक्र। दूसरा हम लोग वक्र आते हैं दूसरा हम आज वक्र आते हैं, उसको कहते हैं उन्नोत्तर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उन्नोत्तर, उन्नोत्तर, ठीक है, उन्नतोदर, एक सेकेंड, उन्नोत्तर होता है, उन्नोत्तर अधिगम वक्र। इसका उपनाम है बढ़ता हुआ वक्र, या इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक वक्र भी। क्या कहते हैं, धनात्मक वक्र भी कहते हैं, ठीक है। या इसी को कहा जाता है सकारात्मक। याद आया, कल बता रहे थे ना अधिगम की विशेषता में सकारात्मक वक्र। देखिए क्या है, इसमें क्या होता है कि बच्चा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समय के अनुसार अधिगम की मात्रा उसमें इंक्रीजमेंट होती है। मान लिया जाए कि कोई बच्चा शुरू में 1 घंटा में वो 1.5 अध्याय मतलब याद उसका हो गया, 1.5 अध्याय कंप्लीट हो गया। अगला 2 घंटा में 1.5 दूनी 3 नहीं, मतलब वो समान अधिगम नहीं करता है, अगला में 3 कर देता है, फिर अगला में 5 कर देता है। कहने का आशय ये हुआ कि समय अंतराल हम लोग का समान रहता है, लेकिन अधिगम की मात्रा उसके अकॉर्डिंग समान होती नहीं है, उसके अकॉर्डिंग असमान रूप से बढ़ते जाती है। अर्थात इसको हम एक व्यवहारिक रूप में बतावें कि देखिए समझिएगा कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति अभी गाड़ी ही चला रहा है, ठीक है, गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी चला रहा है तो वो अब पहले क्या था, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो उसका स्पीड समय के अनुसार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। और बढ़ रहा है वो समान गति से नहीं बढ़ रहा है, समान गति से नहीं बढ़ रहा है, वो इंक्रीजमेंट होते जा रहा है, तो इसीलिए उसको कहते हैं बढ़ता हुआ वक्र। और चूंकि बढ़ेगा तो कैसा, पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी देगा तो वो क्या होगा, सकारात्मक। सकारात्मक कैसे होगा, मान लीजिए बच्चा शुरू में एकदम सीख रहा था, हम उसको 1 घंटा में दिए कि 1 अध्याय सीख गया,
अगला हम दूसरा घंटा में दिए तो 2 अध्याय ने 3 अध्याय सीख गया, फिर अगला हम दिए तो 4 अध्याय 5 अध्याय, मतलब कि उसका इंक्रीजमेंट हमेशा होते जा रहा है, पहले के अपेक्षा समान रूप से नहीं हो रहा है। पिछला बार में क्या था कि समान रूप से पहले 1 घंटा में 1 अध्याय, दूसरे 2 घंटा में 2 अध्याय, 3 घंटा में 3 अध्याय, 4 घंटा में 4 अध्याय, 5 घंटा में 5। ये नहीं, इसमें ये नहीं है। इसमें ये है कि पहला घंटा में यदि 1 अध्याय तो दूसरा घंटा में 2 अध्याय नहीं 2 से ज़्यादा, तीसरा घंटा में 3 अध्याय नहीं 3 से ज़्यादा, है ना। कहने का अर्थ क्या हुआ कि इसमें मात्रा अधिक होता है और समय कम होता है। ठीक है सर, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये हो गया क्या समय, किसमें घंटा में, और ये क्या हो गया अधिगम की मात्रा, है ना। यहाँ हम 1 ले लेते हैं, 2 3 घंटा 4 घंटा, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 5 घंटा हो गया। देखिए यहाँ पर कैसे होता है, ये हमारा 1 घंटा में वो जो हमारा है बच्चा वो 1 अध्याय नहीं सीखता है, 1 से थोड़ा ज़्यादा सीख लेता है, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, 2 घंटा में बच्चा 2 अध्याय नहीं सीखता है, 2 से ज़्यादा सीख लेता है, मतलब याद कर लेता है जो कहिए। ये देख रहे हैं 3 घंटा में वो 3 से नहीं 3 से ज़्यादा, मतलब मान लो कि 4 भी सीख लेता है, कोई इसका जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये क्या अधिगम का बिंदु है ना, इसको मिलाइए। देखिए क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है ना, सरल रेखा नहीं हो रहा है, सरल रेखा तो एकदम समान रूप से बढ़ता है, ये क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, हमेशा ये इंक्रीजमेंट होते जा रहा है ना। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा कि सर इसमें मात्रा क्या होगा, तो इसमें मात्रा मेरा अधिक होगा, लेकिन समय उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कम होगा। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए समय क्या हो रहा है, जैसे यहाँ देखिए मात्रा क्या है 1.5, तो इसका समय क्या है 1, यहाँ मात्रा क्या है 3 के अप्रोच चला गया 2, यहाँ मात्रा क्या है 4 चला गया, लेकिन समय क्या हो रहा है कम, है ना। तो इस ग्राफ से उत्तर अधिगम ग्राफ कहता है कि समय कम रहता है लेकिन बच्चा वो ज़्यादा सीखता है, वो बच्चा उसमें अधिगम की मात्रा अधिक होती है, तब वह ग्राफ कहलाता है उन्नोत्तर, मतलब उन्नति कर रहा है ना, प्रोग्रेस है। उन्नोत्तर अधिगम वक्र उसी को कहते हैं, जो कि बढ़ रहा है तो बढ़ता हुआ वक्र, पॉजिटिव या सकारात्मक वक्र। स्पष्ट है। तो याद रखिएगा पहला क्या था सरल रेखीय अधिगम वक्र, उसमें समान समय अंतराल में समान अधिगम की मात्रा थी। ठीक है, तो वो दोनों उसमें मात्रा और समय आपस में बराबर था, लेकिन इसमें क्या है समान समय के अनुसार जो है मात्रा बढ़ते जा रहा है ना, अर्थात इसमें समय कम रहा है मात्रा बढ़ रहा है। तो ये था हमारा कौन सा ग्राफ, सकारात्मक या बढ़ता हुआ वक्र या धनात्मक अधिगम वक्र, है ना। स्पष्ट है, लिखिए इसको। ठीक है सर, चलिए तीसरा ग्राफ हम लोग आते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, आप लोग इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कीजिए। ठीक है, जब मैं इस पर इस अधिगम समाप्त करने पर जब हम क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग को, तब देखिएगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है ना। इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कीजिए, इसको आप एकदम बहुत अच्छा तरीक़ा से पढ़िए, जितना इसमें अच्छा इंटरेस्ट जगह इतना बेहतर होगा। ठीक है, इसको आप अपने आप ये नहीं समझिए कि ये कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ मत समझिए, इसको अच्छे समझिए। एक वर्ड मिस यूज होगा तो बहुत दिक्कत होगा, है ना। चलिए तीसरा आते हैं हम लोग। तीसरा जो मेरा ग्राफ है, घटता हुआ वक्र, वहां बढ़ता हुआ था ना, अच्छा वहां धनात्मक था, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऋणात्मक वक्र। ठीक है, अच्छा वहां सकारात्मक था, तो यहाँ क्या होगा नकारात्मक अधिगम वक्र। स्पष्ट है। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि क्या हो जाएगा, यहाँ से बच्चा मतलब उसमें देख रहे हैं कि नहीं, उसमें इंक्रीजमेंट नहीं है, इंक्रीजमेंट नहीं है मतलब समय ज़्यादा ले रहा है, सीख कम रहा है, मतलब समय अधिक और मात्रा कम। स्पष्ट है, क्या है कुछ नहीं है।
ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, समय हो गया, किस में, तो घंटा में। और यहाँ वाई एक्सिस में हम लोग क्या ले लेते हैं, अधिगम की मात्रा। यहाँ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। मतलब यहाँ पे हम स्पष्ट कर दें कि समय अधिक होगा कि मात्रा अधिक होगा, समय अधिक होगा और मात्रा क्या होगा, कम होगा। दिख रहा है ये पलट पर साइड पर, हाँ थोड़ा सा कट गया नहीं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। समय अधिक होगा और मात्रा क्या होगा, कम। मतलब बच्चा में नकारात्मकता, मतलब कि वो उसका क्या हो रहा है, सीखने की प्रवृत्ति घट रही है, समय तो लग ही रहा है ना। आइए, तो इसका अर्थ क्या हुआ सर, 1 घंटा में वो ना 1 घंटा में 1 अध्याय नहीं सीख रहा है, वो आधा अध्याय सीख रहा है। अच्छी बात है, समय अधिक मात्रा कम हो रहा है ना स्पष्ट। सर 2 घंटा में 2 अध्याय नहीं सीख रहा, 1.5 घंटा, डेढ़ अध्याय तक वो कंप्लीट कर रहा है, 1.5 अध्याय तक वो सीख रहा है। 3 घंटा में सर आप 3 घंटा नहीं सीख रहा है ना। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, बिंदु दोनों के बीच में। अब इसको मिलाइए, तो आप क्या देख रहे हैं, घटता हुआ है या बढ़ता हुआ है, घटता हुआ है। तो एक सीधा चीज आप बताते हैं, यदि ये ऐसा है तो सरल रेखीय, ध्यान दीजिएगा, यदि ये ऐसा है तो बढ़ता हुआ, और यदि ये ऐसा है सरल रेखा से नीचे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, घटता हुआ, है ना। ये हमारा पहला ग्राफ, ये हमारा दूसरा, और ये हमारा तीसरा। स्पष्ट हो रहा है ना, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समय क्या है, देखिए 1 घंटा में 1 अध्याय नहीं सीख रहा है, 2 घंटा में 2 अध्याय नहीं सीख रहा है, 3 घंटा में 3 अध्याय नहीं सीख रहा है। तो यहाँ पर तो पहला ग्राफ होगा ही नहीं, स्पष्ट है ना। 1 घंटा में 1 से ज़्यादा नहीं सीख रहा है, 2 घंटा में 2 से ज़्यादा नहीं सीख रहा है, 3 घंटा में 3 से ज़्यादा नहीं सीख रहा है, तो हमारा धनात्मक भी नहीं होगा। लेकिन हो क्या रहा है सर, तो 1 घंटा में 1 से कम अध्याय सीख रहा है, 2 घंटा में 2 से कम अध्याय सीख रहा है, 3 घंटा में 3 से कम अध्याय सीख रहा है। मतलब समय उसे अधिक लग रहा है, समय क्या लग रहा है, अधिक, लेकिन उसकी अधिगम की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। अर्थात इस ग्राफ को हम लोग कहेंगे घटता हुआ वक्र या ऋणात्मक ग्राफ, या सॉरी नकारात्मक वक्र, समझ रहे हैं ना। अर्थात इस तीनों को हम एक यहाँ पर बता दिए कि यदि देखिए स्ट्रेट गया तो हमारा पहला हो जाएगा, यदि इंक्रीज हुआ तो दूसरा हो जाएगा। अर्थात ये वाला कब होगा, तो यहाँ हम, दिख रहा है उस साइड वाला जी, हाँ दिख रहा है, तो इसको हम इधर लिखते हैं, ठीक है, इसको इधर। ये कब होगा, जब समय और मात्रा बराबर होगा, है ना। ये कब होगा, तो ये वाला ग्राफ यहाँ पर शॉर्ट में हम लिख दिए, ठीक है। समय होगा मेरा कम और मात्रा होगा मेरा अधिक, ठीक है, उस साइड दिख रहा है, हाँ। और ये ग्राफ कब होगा, तो हमारा समय होगा अधिक। ये सब ना आप क्या करिए कि एक, इसलिए हम बता रहे हैं कि एक यहाँ से याद हो जाएगा, माइंड में नोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया अधिगम वक्र का। मतलब पहला ग्राफ था कि जब बच्चा समान समय अंतराल में समान अधिगम की मात्रा होता है उसका, तब हुआ। और यदि मात्रा ज़्यादा है समय कम है तब हुआ, और समय कम है, सॉरी समय अधिक है और मात्रा कम है तब हुआ, है ना। तो ये एक मतलब देखा जाए तो पहला हो जाएगा औसतन बच्चा आ जाएगा उसमें एवरेज, और दूसरा में इंटेलिजेंट, और तीसरा में वीक बच्चा आएगा। देखिए एकदम सिंपल है, इसको लिखिए। चलिए, तो हमारा अधिगम का वक्र यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त। इसके अलावा तो कोई बच्चे मिलते नहीं हैं। हाँ, एक बच्चे मिलते हैं कि सर कभी वो तेज होता है, कभी वो मंदबुद्धि हो जाता है ना। तो वो हमारा दूसरा और तीसरा का मिश्रण हो जाएगा, उसको एस टाइप कर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि अधिगम की मात्रा, सॉरी अधिगम का वक्र, ये तीनों तो स्पष्ट हो गया आप लोग का। अब हम लोग आएंगे, अगला जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। देखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे तो जहाँ तक हमने क्वेश्चन भी देखा है सेमेस्टर का, वहाँ भी अधिगम के सिद्धांत से प्रश्न बहुत रहते हैं, है ना। अधिगम के सिद्धांत ये देखते हैं। तो आज सिद्धांत ये आपको 2 वीडियो ले लेगा,
एक आज का वीडियो लेगा और एक अगला का वीडियो लेगा, हो सकता है कि एक वीडियो और लेगा, क्योंकि थोड़ा लार्ज है, बड़ा है, और हम लोग इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो होना उचित नहीं है। 30 मिनट का वीडियो है तो उसको आपको पढ़ने में 1 घंटा लगेगा ही लगेगा, है ना। आप एक थोड़ा सा 1 मिनट हम वक्त ले लेते हैं बीच में। आप लोग इसको क्या करिए, इसको आप लोग अच्छा से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, दोस्त तक पहुंचाइए, है ना। ये इसमें थोड़ा मेहनत हम जब कर रहे हैं तो हमारा मेहनत का फल भी मुझे दिया करे ना, है ना। क्योंकि मेहनत तो लगता ही है, मेहनत लगता है, आते हैं पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हमने उसको नोटबुक बनाया, फिर आपको इतना शॉर्ट फॉर्म में दिया। ये सब काफ़ी हार्ड काम नहीं है, लेकिन है ना। तो आप लोग मेरा भी थोड़ा सा मन खुश कीजिए, आप लोग व्यूअर भी बढ़ाइए, आप लोग सभी लोगों को बोलिए कि हाँ इसको देखें और अच्छे से पढ़ें। आप लोग क्या करें कि जब भी इस वीडियो को आप डेली मेरा भी आपको यदि कोई डाइट से जुड़े हुए हैं, डाइट से पूरा से, तो डाइट से पूरा के ग्रुप में भी हमारा अधिगम का पार्ट 1 वीडियो चला गया है, ग्रुप एडमिन से कह दिया गया है, उसमें डाल दिया गया है, ठीक है। और उसके अनुसार अधिगम का पार्ट 2 वीडियो भी अपलोड आज कर दिया जाएगा। तो इसी तरह हमारा डेली प्रयास रहेगा कि 30-30 मिनट का ही वीडियो अपलोड कर दिया जाए। तो आप लोग एक टारगेट बनाइए कि 30 मिनट का यदि वीडियो है तो 30 मिनट के वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिए। देखने का अर्थ ये नहीं हुआ कि मजाक कीजिए, उसको आप स्पीड में बढ़ाते चले जाइए, जी नहीं। किसी भी चीज़ को आप हल्के में मत लीजिए, याद रखिए, किसी भी चीज़ को आप हल्के में मत लीजिए, नहीं तो आज कोरोना प्रकोप आ रहा है तो कभी कुछ और प्रकोप आएगा। आप पढ़ाई को बिल्कुल हल्के मत लीजिए, क्योंकि प्रश्न कहाँ से क्या रहेगा ये कोई ठिकाना नहीं है। तो हम क्यों ना अच्छा से पढ़े, बाद में हमें ये न लगे कि काश ऐसा होता। ये काश बहुत बेकार वर्ड है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को आप क्या कीजिए, सबसे पहले एकदम शांति मुद्दा में जब भी आप बैठिए तो आप डेली कम से कम पढ़ लीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, हेडफोन लगाइए, हेडफोन लगा करके कॉपी कलम लीजिए और वीडियो में जैसे जैसे बताया जाता है वैसे वैसे आप लिख करके नोट तैयार कीजिए। और नोट तैयार करके संभवतः ऐसे तो ग्रुप में ओनली ग्रुप एडमिन शायद मैसेज कर सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग के पास यदि होगा, नहीं है तो ये है, लिख लीजिए 7366904431। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना नाम और यदि डाइट से पूरा जुड़े हुए हैं तो नाम, रोल नंबर, आप नेम और रोल नंबर और नोटबुक तैयार करके भेज दीजिए। और यदि कोई प्रश्न है तो भी भेज दीजिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। बस हमसे आपसे एक यही मांग है कि आप इतना करके हमें ज़रूर सेंड कर दें, जिससे कि हमें भी लगे कि हाँ हम कुछ पढ़ाए हैं। और मैं ये इस भावना से नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक शिक्षक आपका हूँ, जी नहीं, मैं आप लोग का सहपाठी हूँ, जो कुछ अच्छा करने के लिए हम प्रेरणा कर रहे हैं, आप लोग प्रेरणा भी दे रहे हैं। बस यही काम ये साथ दीजिए, इससे हमें भी लगेगा कि हाँ और हमें पॉजिटिव करना चाहिए, है ना। मनोबल बढ़ता है इंसान का। तो ये काम कीजिए। इससे करने से आपको क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको 2 दिन के बाद एक छोटा सा 15 मिनट का एक वीडियो बना करके बता दूंगा कि आखिरकार इससे करने से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू। देखिए यहाँ पर अब अधिगम के सिद्धांत, है ना। अधिगम के सिद्धांत क्या है, तो देखिए अधिगम के सिद्धांत को 2 भाग में बांट दिया गया। क्या क्या, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी आता है। जब भी आप लोग साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर पक्ष और विपक्ष होना ही होना है, बिना पक्ष विपक्ष के यहाँ पर प्रमाणित नहीं हो सकता है। तो अधिगम के सिद्धांत को 2 भागों में बांट दिया गया है। अधिगम के सिद्धांत को 2 भागों में बांट दिया गया है। अधिगम के सिद्धांत को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला मेरा आता है व्यवहारवादी सिद्धांत। पहला मेरा क्या है, व्यवहारवादी सिद्धांत। देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत लाने वाले कौन कौन मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं, फिर एक एक करके सबका सिद्धांत पढ़ेंगे। देखिए इसमें लाने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं व्यवहारवादी सिद्धांत में, तो याद रखिएगा ईवी पावलोव, ईवी पावलोव, ठीक है। दूसरा है बीएफ स्किनर, तीसरा जो मेरा है वो है थॉर्नडाइक, बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक का अधिगम, थॉर्नडाइक का व्यवहारिक सिद्धांत आपको प्रश्न एक बार पूछा हुआ था, किस साल है हमें नहीं पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है थॉर्नडाइक का। स्टार्ट हम यहीं से करेंगे, थॉर्नडाइक, ठीक है। और एक और है वो है CL हल, ठीक है। ये 4 प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं जिनका व्यवहारिक सिद्धांत अधिगम में हम लोग का काम देता है। हम देखिए क्या है व्यवहारिक सिद्धांत नहीं है वो देखेंगे,
पहले हम लोग दो सिद्धांत जानते हैं, और दूसरा सिद्धांत मेरा है वो है संज्ञानवादी सिद्धांत। संज्ञानवादी सिद्धांत है, ठीक है। ये संज्ञानवादी सिद्धांत में हम लोग जानते हैं, संज्ञानवादी सिद्धांत में एक ही प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन उनके कुछ सहयोगी हैं। तो कौन प्रमुख हैं? गेस्ट लास्टवाद, हाँ गेस्ट लास्टवाद है ना, गेस्ट लास्टवाद संप्रदाय, इनका प्रमुख योगदान है, ठीक है। लेकिन इनके कुछ सहयोगी हैं। कौन कौन सहयोगी हैं वो हम यहाँ लिख देते हैं। कौन कौन सहयोगी है? आपका मैक्स वर्दिमर, और दूसरा कोहलर तो आप लोग पढ़े होंगे कई बार, है ना, लेविन, ये सहयोगी हैं। अर्थात हम एक बार शुरू से देखें तो अधिगम के सिद्धांत को दो सिद्धांत के आधार पर बांटा गया। पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा है संज्ञानवादी सिद्धांत। दोनों है क्या, इन दोनों के अंतर आज हम अच्छा से चलेंगे, है ना। पहले हम लोग इसमें किन किन मनोवैज्ञानिक का क्या योगदान है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले कौन कौन मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है वो हम लोग इमेज कर लें, ठीक है। व्यवहारवादी सिद्धांत में 4 मनोवैज्ञानिक का नाम आता है। ईवी पावलॉव वह है, ठीक है। बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक, सीएल हल। और संज्ञानवादी सिद्धांत में एक इंपॉर्टेंट आते हैं गेस्टलास्टवाद संप्रदाय, लेकिन उनके कुछ सहयोगी रहे मैक्स वर्दिमर, कोहलर, लेविन, है ना। तो ये हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो इन दो सिद्धांत को लाए हैं। तो हम लोग को मुख्य रूप से ये दो सिद्धांत पढ़ना है। कौन कौन? व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक छोटा सा इसमें थोड़ा सा बुक वगैरह में क्या करता है कि इसका पूरा डिटेल्स कर देता है। हम क्या किए हैं, इन दोनों सिद्धांत को जो मुख्य पॉइंट होता है जिसके कारण इन दोनों सिद्धांत में पक्ष विपक्ष हो गया है, दोनों में अंतर हो गया है, डिफरेंस हो गया है, वो हम दोनों में डिफरेंस अभी आप लोग को सामने प्रस्तुत करते हैं। इसको लिखिए फर्स्ट। हो गया? चलिए, हो गया सर। तो अब हम देखते हैं क्या, तो अब हम लोग का रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट है व्यवहारवादी सिद्धांत, और एक हम बनाते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत। शायद लगता है 30 मिनट हो चुका है, 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहिए। हाँ हो गया है, सॉरी। हम क्या करेंगे कि पार्ट 3 में इन दोनों सिद्धांत के बीच में अंतर और व्यवहारवादी सिद्धांत में थॉर्नडाइक का व्यवहारवादी सिद्धांत हम कल पार्ट 3 में स्पष्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज हम ज़्यादा नहीं अधिगम के वक्र के बारे में जाने और उस सिद्धांत में कौन कौन से व्यक्ति का क्या क्या मनोवैज्ञानिक कौन कौन आए हैं ये जाने, ठीक है। तो एक मिनट और आप लोग को हम बोल दें कि आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए। इसमें ये नहीं देखें कि 30 मिनट और 32 मिनट का है, ये अमाउंट मत देखिए। आप अच्छा से देख करके नोटबुक तैयार करके जैसे हम बताए हैं वैसे आप कीजिए, ठीक है। तो हम पार्ट 3 में इस वीडियो को लाएंगे। इस वीडियो को अब हम लोग लाएंगे अधिगम के पार्ट 3 में, ठीक है। अधिगम का पार्ट 3 में ये वीडियो आएगा, है ना।